तुरंत दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अशोक के शिलालेख भारत और पाकिस्तान के अधिकतम हिस्सों से लेकर अफगानिस्तान तक अलग अलग मिलते हैं। अशोक के जो भी शिलालेख अशोक के समय के लिखे हुए मिले हुए हैं वो भारत से पाकिस्तान के अधिकतम हिस्सों से लेकर अफगानिस्तान तक अलग अलग जगहों पे मिलते हैं। फिर चौथी सदी में समुद्रगुप्त ने गंगा से लेकर तमिल भूमि तक की विजय यात्रा की। 7वीं शताब्दी में चालुक्य राजा पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हरा दिया, जो उत्तरी भारत के राजा थे, और कमज़ोर राजनीतिक एकता के बावजूद पूरे भारत का विभिन्न राजनीतिक ढांचा कमोवेश एकता के सूत्रों में बंधा हुआ था। विजेताओं और सांस्कृतिक दर्शकों के नज़र में भारत की भौगोलिक सीमा को एक समग्र इकाई के रूप में देखा गया। विदेशियों ने भी भारत की एकता को पहचाना। वे पहली बार सिंधु या इंडस नदी के किनारे रहने वालों लोगों से संपर्क किया और उन्हें पूरे देश का नाम इसी नदी के नाम पर रख दिया। हिंद या हिंदू शब्द संस्कृत के सिंधु से लिया गया है। इसी आधार पर इस देश का नाम इंडिया पड़ा, जो ग्रीक शब्द के काफ़ी करीब है। फारसी और अरबी भाषा में इंडिया को लोग हिंदू कहने लगे। उत्तर पाषाण काल में, यानी फारसी और अरबी भाषा में इंडिया को हिंद कहा गया। उत्तर कुषाण काल में ईरानी शासकों ने सिंध क्षेत्र पर जीत हासिल की और उसका नाम हिंदुस्तान रख दिया। अध्ययन के दौरान भारत में भाषिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने की लगातार कोशिश दिखती थी। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में प्राकृत भाषा ने भारत के कई बड़े हिस्सों में बोलचाल की भाषा का काम किया। अशोक के शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मणी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखे गए। याद रखिएगा, भाषा और लिपि अलग अलग है। ब्राह्मणी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, यानी कि अशोक के शिलालेख मुख्यतः जो है ब्राह्मणी लिपि में और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। बाद में यही स्थान संस्कृत को मिला और संस्कृत ने भारत के सुदूर हिस्सों में राजभाषा का काम किया। 4वीं शताब्दी में गुप्त काल के समय यह प्रक्रिया विशिष्ट रूप से विद्यमान थी। हालांकि गुप्त काल के समय भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का उद्भव हुआ और अस्थायी दस्तावेज संस्कृत में लिखे गए, यानी कि गुप्त काल में जितने भी छोटे छोटे राज्यों का उद्भव हुआ उनका जो राजशाही दस्तावेज है वो संस्कृत में ही लिखा गया था। दूसरा मुख्य तथ्य यह है कि रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन महाकाव्य तमिल की धरती पर भी उतनी ही उत्साह और भक्ति से पढ़े गए जितने बनारस और तक्षशिला के विद्वानों के बीच। यानी कि रामायण और महाभारत जैसे प्राचीनतम महाकाव्य जो तमिल महाकाव्य वो तमिल के धरती पर भी उतनी उत्साह और भक्ति से पढ़े गए जितना कि बनारस और तक्षशिला में पढ़े विद्वानों ने पढ़ा था। मूलतः संस्कृत में रचित इन महाकाव्यों के विभिन्न भाषाओं में कई संस्करण में तैयार किए गए, यानी कि इस महाभारत और रामायण को मराठी में, बंगाली में, इंग्लिश में, उर्दू में, हमेशा हर भाषाओं में के संस्करण में तैयार किया गया। हालांकि भारतीय संस्कृति मूल्य और विचारों का अभिव्यक्ति चाहे जिस रूप में हो, लेकिन उसका सत्व समूचे भारत में लगभग एक जैसा रहा है। भारत में जो